supply. This is what we are going to discuss today. सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होता है, कैसे इंक्लूड होता है, तो वो सब पार्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो चलिए, मीनिंग ऑफ सप्लाई में सबसे पहले हम समझते हैं सप्लाई का मतलब क्या होता है, राइट। यस, लेट अस गो अहेड ऑल ऑफ यू। जस्ट अ सेकेंड। यस, द पहला क्वेश्चन बच्चे अराइज होता है कि हमें the reason is yes, 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 Bache, I hope I am audible now. Yes, am I audible to you? Is my sound clear now? Am I audible, visible to you? Is my voice clear now? Right, right. So let us go ahead now. Question arises, what is meant by supply? पहला क्वेश्चन राइज होता है कि सप्लाई होता क्या है और सप्लाई हमें क्यों पढ़ना है, उसका रीजन क्या है। एक्चुअली में जब पहले जो टैक्सेस थे वो पहले टैक्सेस थे एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स। तो एक्साइज ड्यूटी में जब माल मैन्युफैक्चर किया जाता था तब टैक्स लग जाता था। दूसरा केस है आपका वैट, जब सामान बेचा जाता था तब टैक्स लगता था। और तीसरा केस है सर्विसेज, सर्विस टैक्स, जब सर्विसेज रेंडर की जाती थी, जब सर्विसेज दी जाती थी तो टैक्स लगता था, जिसको हम बोलते हैं सर्विस टैक्स। तो ये तीन अलग अलग प्रोविजन थे। बेसिकली बहुत सारे टैक्सेस हैं वो सब्स्यूम किए हैं, जीएसटी ने खत्म कर दिए हैं, अपने अंदर समा लिए हैं, बट उनमें से तीन ये बेसिक की हम बात करते हैं हमेशा, एक्साइज ड्यूटी, वैट एंड सेल्स टैक्स। अब जीएसटी जब आ गया तो क्वेश्चन राइज हुआ जीएसटी लगाएं किस पर। क्वेश्चन क्या राइज हुआ कि जीएसटी लगाएंगे किस पर, ये क्वेश्चन राइज हुआ। तो इसका सॉल्यूशन निकाला गया सप्लाई। तो कहा गया जब भी सप्लाई होगी जीएसटी लग जाएगा, जब भी सप्लाई होगी जीएसटी लग जाएगा। तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि सप्लाई क्या होता है। सप्लाई अपने आप में जीएसटी, टोटल जीएसटी का अप्रोक्सीमेटली 20% हिस्सा है जो सिर्फ सप्लाई के बारे में बातें करता है। तो उसमें से हम बात करेंगे आज मीनिंग ऑफ सप्लाई की। हम किसकी बात करेंगे? मीनिंग ऑफ सप्लाई की। तो पहला क्वेश्चन राइज होता है जी सप्लाई होता क्या है। तो इसमें दो पार्ट्स अलग अलग हैं, सप्लाई गुड्स की भी हो सकती है, सप्लाई सर्विसेज की भी हो सकती है। सप्लाई गुड्स की भी हो सकती है और दूसरा सप्लाई सर्विसेज की भी हो सकती है। गुड्स की डेफिनेशन कहती है हर वो मूवेबल प्रॉपर्टी, मनी एंड सिक्योरिटीज को छोड़ करके, जिसमें एक्शनेबल क्लेम भी है, ऐसे क्लेम्स जिसके ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं। मतलब हमें कोई पैसा नहीं दे रहा, हमने उससे पैसा लेना है और वो दे नहीं रहा है तो हम उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। सो दिस इज एक्शनेबल क्लेम। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू द फार्म्स
और द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, which is agreed to be severed before supply or under a contract of supply, जो जमीन ट्रांसफर करने से पहले ही काट ली गई है फसल, एक तरह से वो सब पार्ट्स आपका गुड्स की डेफिनेशन में कवर होता है। तो गुड्स क्या होता है? ये गुड्स होता है। गुड्स में एक चीज एक्सक्लूड की गई है, क्या? मनी एंड सिक्योरिटीज, ये एक्सक्लूड किया गया है। अब अगर हम बात करें सर्विसेज की, सर्विसेज का मतलब क्या होता है? सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी, सिक्योरिटीज, गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, इनको छोड़ करके जो है वो सर्विस है। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? यूज ऑफ मनी इंक्लूड है। यूज ऑफ मनी इज अ सर्विस। व्हाट इज मेंट बाय यूज ऑफ मनी? यूज ऑफ मनी का मतलब होता है जैसे इंटरेस्ट जो पेमेंट होती है, conversion of cash or by any other mode from one firm currency denomination to another firm currency or denomination for which a separate consideration is being charged। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है अगर आपने पैसे को डिनोमिनेशन चेंज किया, फॉर्म चेंज किया और उसके बदले में किसी ने कुछ आपसे पैसा डिमांड कर लिया, तो अब वो सर्विस की डेफिनेशन में आ जाएगा। मनी खुद में मनी जो है सर्विस नहीं है, यूज ऑफ मनी सर्विस है। मैंने इंडियन रुपीस के बदले डॉलर्स लिए हैं, एजेंट ने कहा जी हर $1 देने का आपसे ₹1 चार्ज करूंगा मैं, तो मैंने उससे $10,000 खरीदे, तो ₹10,000 मैंने दिए हैं, वो जो ₹10,000 हैं वो सर्विस माना जाएगा, राइट। तो इसीलिए लिखा है चेंज फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज बीइंग चार्ज्ड इज नोन एज अ सर्विस। नाउ क्वेश्चन राइजेस, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सप्लाईज? तो हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ सप्लाईज, वो हम डिस्कस करेंगे। हम हेडिंग डालिएगा, ये मीनिंग छोटा सा अभी हमने गुड्स एंड सर्विसेज की बात की है, अभी सप्लाई और डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सप्लाईज। तो हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ सप्लाईज। सप्लाई कितने टाइप्स की होती है ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पार्ट है इनवर्ड सप्लाई। सबसे पहला पार्ट है इनवर्ड सप्लाई। बच्चे जीएसटी में जो भी हम परचेजेस करते हैं, जो भी हम परचेजेस करते हैं उसको परचेज नहीं बोलते, उसको हम इनवर्ड सप्लाई बोलते हैं। तो जीएसटी में कहीं भी आपको वर्ड दिखाई दे इनवर्ड सप्लाई, तो मतलब बिजनेस ने कुछ खरीदा है। तो अगर मैं बैग मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो मिस्टर एक्स का, और उसने उसके लिए कपड़ा खरीदा हो, चेन खरीदी हो, तो ये सब उसके लिए इनवर्ड सप्लाई है, रॉ मटेरियल जो उसने परचेज किया है। नेक्स्ट इज आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है? आउटवर्ड सप्लाई का मतलब होता है सेल्स, कि आपने सामान को बेच दिया है। तो जीएसटी में आउटवर्ड सप्लाई ही वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज वन टाइम सप्लाई। नेक्स्ट इज वन टाइम सप्लाई। फोर्थ आइटम है कंटिन्यूअस सप्लाई। कंटिन्यूअस सप्लाई। वन टाइम सप्लाई का मतलब होता है जो एक ही बार में सप्लाई की गई, सामान एक ही बार में सप्लाई कर दिया गया। मैं बाजार गया फोन खरीदने, फोन खरीद लिया, कहानी खत्म हो गई, ये वन टाइम सप्लाई का केस है। पर अगर मिस्टर एक्स ने इंटरनेट कनेक्शन लगवाया है, तो इंटरनेट कनेक्शन 24 घंटे 7 दिन, महीने में 30 दिन आ रहा है, ये कंटिन्यूअस सप्लाई है एयरटेल की तरफ से, जिसने आपके घर में वाईफाई का, इंटरनेट का कनेक्शन दिया है। आपके घर में पीएनजी की लाइन बिछी हुई है, पाइप्ड नेचुरल गैस, उसकी सप्लाई कंटिन्यूअसली आ रही है, ये कंटिन्यूअस सप्लाई का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है टैक्सेबल सप्लाई। नेक्स्ट इज टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई का मतलब सप्लाई ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज ऑन विच जीएसटी इज एप्लीकेबल। सप्लाई
of those goods and services on which GST is applicable. It is known as taxable supply. Next is non-taxable supply. Non-taxable supply. Non-taxable supply का मतलब supply of those goods and services which are outside the GST regime, which are outside the GST regime, जो GST से बाहर हैं, जैसे कि लाइक लिकर, लाइक पेट्रोल, इन पर GST नहीं लग रहा करंटली, ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा. 6th item. Next is item number 7, types of supply number 7, exempted supply. Exempted supply मतलब वो चीजें जिन पर GST का रेट 0 है बिकॉज ऑफ नेसेसिटीज. नेसेसिटी की वजह से, जरूरत की वजह से उस पर GST लगता ही नहीं है. लाइक फ्रेश मिल्क, फ्रेश वेजिटेबल, services by a doctor, services by a doctor. तो ये सब GST से एग्जम्प्ट है, टैक्स चार्ज नहीं किया जाता. नेक्स्ट इज जीरो रेटेड सप्लाई. जीरो रेटेड सप्लाई. व्हाट इज मेंट बाय जीरो रेटेड सप्लाई? जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब क्या होता है? जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब है एक्सपोर्ट, टैक्स नहीं लगेगा. नॉर्मली उसको एक्सपोर्ट मानते हैं. एक्सपोर्ट काम है क्योंकि कंट्री को बहुत बेनिफिट है. अगर हम यहाँ से कोई सामान एक्सपोर्ट करेंगे तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है? इंडिया में. टेक्नोलॉजी कहाँ अपग्रेड होगी? इंडिया में. एम्प्लॉयमेंट कहाँ जनरेट होगा? इंडिया में. जीडीपी कहाँ का बढ़ेगा? इंडिया का. नेशनल इनकम कहाँ का बढ़ेगा? इंडिया का. नाम कहाँ का होगा? इंडिया का. फॉरेन रिजर्व कहाँ का बढ़ेगा? इंडिया का. तो बहुत सारे बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, इसलिए नॉर्मली एक्सपोर्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता. तो एक्सपोर्ट, या इसको हम कह सकते हैं सेल टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऐसे जिसे हम सिर्फ एक्सपोर्ट कर पाते हैं. तो ये जीरो रेटेड सप्लाई है, राइट. इसके अलावा इंटर स्टेट सप्लाई, ये हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं. इंटर स्टेट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पार्ट. एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी, एक स्टेट से यूटी या यूटी से स्टेट कोई सामान बेचा जा रहा है, वो सब क्या है? इंटर स्टेट. नेक्स्ट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पार्ट. नेक्स्ट 11th टाइप इज सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर्स. ये बात है, सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर्स. क्वेश्चन इज टेरिटोरियल वाटर्स में सप्लाई, इसका मतलब क्या है? जैसे ये देखिएगा, ये ऐसा सा हमारा कुछ साउथ इंडिया, यहाँ पर हमने कुछ सामान बेच दिया है. कहाँ से बेचा? यहाँ से, मध्य प्रदेश से कोई सामान यहाँ बेच दिया. अब क्वेश्चन है ये कौन से स्टेट में आएगा? ये पर्सन, ये शिप जो खड़ा है पानी में, ये कौन सी स्टेट में आएगा? इसके जो नियरेस्ट जो स्टेट लगती होगी विद द लीस्ट डिस्टेंस, उस स्टेट का हिस्सा ये शिप माना जाएगा और मान लिया जाएगा सामान उस स्टेट में बेच दिया गया है. सो दिस इज सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर्स. नेक्स्ट इज कंपोजिट सप्लाई. Most important terminology that we are going to discuss is composite supply, and the last is item number 13. It is mixed supply.
Now the question arises, what is meant by composite supply and what is mixed supply? अगर कोई दो सामान मिला करके हम बेच रहे हैं, दो सामान, तीन सामान, चार सामान अपने इकट्ठे किए और एक डब्बे में पैक किया और उसको बेचने लगे आप, अगर वो नेचुरली मिलने ही चाहिए थे तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। नहीं मिलने चाहिए थे, जबरदस्ती मिलाए गए हैं, तो उनको हम बोलते हैं मिक्स्ड सप्लाई। एग्जाम्पल बताता हूं, आपने मोबाइल फोन खरीदा होगा कभी, उस मोबाइल फोन के साथ आपको क्या क्या मिल रहा है? एक मोबाइल फोन मिला, दूसरा वो गत्ते के डब्बे में आता है, वो गत्ते का डब्बा भी आपका हो गया, तीसरा उसके साथ ईयरफोन्स आते हैं, वो भी आपके हुए, चौथा उसके साथ चार्जर आता है, वो भी आपका, और पांचवा आइटम उसके साथ 1 साल की गारंटी वारंटी आ रही है, वो भी आपकी हो गई। तो ये 5 चीजें इकट्ठी आपको मिली हैं एक मोबाइल फोन के साथ, एक बंडल बन करके मिला है। ये जो बंडल बन करके मिला है, ये या तो कंपोजिट सप्लाई होगी या मिक्स्ड सप्लाई। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये नॉर्मली मिक्स करके ही बेचा जाता है? आंसर इज यस, मिक्स करके बेचा जाता है, तो ये कंपोजिट सप्लाई है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुई हैं चीजें। कंपोजिट सप्लाई का एक और एग्जांपल आपको देता हूं। आपने टेलीविजन खरीदा होगा, टेलीविजन आपको मिलता है, उसके साथ रिमोट मिलता है, उसके साथ आपको 1 साल की वारंटी मिलती है, साथ में ये सब गत्ते के डब्बे में पैक मिलता है, वो गत्ते का डब्बा भी मिलता है। तो ये एग्जाम्पल किसका है? क्या ये सभी नॉर्मल है? ये आंसर इज यस। और अगर ये नॉर्मल है तो ये क्या है? ये कंपोजिट सप्लाई है। दूसरा एग्जाम्पल, आप किसी होटल में गए होंगे, होटल में कभी रहे होंगे, रहने पर आपको ब्रेकफास्ट नॉर्मली फ्री दिया जाता है, ब्रेकफास्ट डिनर ये फ्री दे दिया जाता है। तो ये एग्जाम्पल किसका है? अगेन कंपोजिट सप्लाई का एग्जाम्पल है, मिलाई हुई चीजें हैं। जब हम बात करते हैं मिक्स्ड सप्लाई की, आप कहीं फंक्शन अटेंड करने गए थे, उन्होंने आपको रिटर्न में एक ट्रे गिफ्ट की है, उस ट्रे में कुछ वेफर्स हैं, चॉकलेट्स हैं, कुछ मिठाई है, कुछ ड्राई फ्रूट है, कुछ केक है, कुछ कोल्ड ड्रिंक है, कुछ जूसेस हैं, तो ये सभी एक पैकिंग करके आपको दे दिया गया। क्या ये सभी चीजें नेचुरली मिली हुई हैं? क्या हमेशा एक के साथ दूसरी जाती है क्या? आंसर इज नो। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये किसका है? ये है मिक्स्ड सप्लाई का एग्जाम्पल। ये किसका एग्जाम्पल है? मिक्स्ड सप्लाई का। आपने किसी को गिफ्ट करना है, गिफ्ट में आपने एक बंडल बनाया जिसमें उसकी शर्ट है पर्सन की, उसका ट्राउजर है, एक आपने उसमें रुमाल रख दिया है, एक टाई रख दी है, एक बेल्ट रख दी है और एक जोड़ी जुराबें भी रख दी हैं, मौजे रख दिए हैं। इन सबको पैक करके किसी को गिफ्ट दे दिया। क्या ये सभी आइटम्स नॉर्मली मिक्स में चलती हैं? आंसर इज नो, नहीं चलती। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? मिक्स्ड सप्लाई का। 2 फ्लोर किसी के पास हैं, उसमें से ऊपर रहने का घर है, नीचे जो है वो किराए पर ऑफिस बनाने का है। पर्सन ने कहा जी मैं तो हमेशा इकट्ठे ही किराए पर देता हूं और दोनों का किराया 18,000 रुपया चार्ज करूंगा। क्वेश्चन है क्या ऐसा होता है? फर्स्ट फ्लोर के साथ ग्राउंड फ्लोर हमेशा साथ ही चलता है? आंसर इज अगेन नो। तो ये एग्जाम्पल है मिक्स्ड सप्लाई का। अब क्वेश्चन है टैक्सेबिलिटी कैसे बनेगी कंपोजिट में और मिक्स्ड में? ध्यान से देखिएगा, ये पार्ट हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस नहीं करेंगे, अभी इसको वाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन इज कंपोजिट सप्लाई में टैक्सेबिलिटी कैसे, मिक्स्ड में कैसे? कंपोजिट का मैंने आपको एग्जांपल दिया मोबाइल फोन का। एक मोबाइल फोन आपने लिया, उसके साथ आपको एक चार्जर मिला है, ईयरफोन्स साथ मिले हैं, वारंटी साथ मिली है और एक बॉक्स भी मिला है गत्ते का। मोबाइल फोन पर टैक्स लगता है 12% का, चार्जर मार्केट से खरीदेंगे तो 12% का ही टैक्स लगेगा। ईयरफोन्स पर मान लेते हैं 18% का टैक्स है, वारंटी पर भी 18% का है,
और गत्ते पर 5% का टैक्स लगता है। अब पर ये हमें सभी चीजें फोन के साथ मिल रही हैं, ये कंपोजिट सप्लाई है, नेचुरल बंडल बना हुआ है, तो इस केस में ये वाला जीएसटी आपको इग्नोर करना है। मेन आइटम क्या है? मोबाइल फोन। जो मोबाइल फोन के ऊपर टैक्स लगता होगा वही इन सभी के ऊपर ऑटोमेटिकली टैक्स हो जाएगा। कंपोजिट सप्लाई में जो आपका मेन पार्ट है जिसके साथ बाकी चीजें फ्री हैं, उसी पर वही टैक्सेबिलिटी रहेगी, बाकी सभी आइटम्स की कॉस्ट के लिए भी। एक्चुअली में आपको आप एक नाइसिल का पाउडर खरीदें, उसके साथ दूसरा फ्री मिल रहा है, क्या वो एक्चुअल में फ्री होता है क्या? आंसर इज नो। हमेशा इन दोनों की कॉस्ट आपको बता दी जाती है, आपको लगता है एक की है और दूसरा फ्री है, फ्री कुछ नहीं है। तो इसके साथ कोई सोप हो सकता है, तो इस केस में एग्जाम्पल में आपको जो टैक्सेबिलिटी जो कंपोजिट में बनेगी वो हमेशा मेन आइटम पर जो जीएसटी रेट लगता है वही सभी पर लगेगा। दूसरा है मिक्स्ड सप्लाई। आप एक फंक्शन में गए थे, वहां पर ये ट्रे आपको मिली है, इस ट्रे में कुछ ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट पर जीएसटी लगता है 28% का, ऐसा मान लेते हैं, सब एग्जाम्पल है। इसमें एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी है, कोल्ड ड्रिंक पर जो जीएसटी रेट है वो 18% का लगता है। इसमें फ्रेश फ्रूट भी है, एक एप्पल रखा हुआ है, फ्रेश एप्पल है, एप्पल पर जो जीएसटी रेट है वो 0% है, एग्जम्प्ट सप्लाई का केस है। इसमें आपको वेफर्स हैं, चिप्स रखे हुए हैं, वो जो चिप्स रखे हुए हैं उन चिप्स पर जो जीएसटी लगता है लगभग 12% का जीएसटी लगता है। इसी के साथ इसमें फ्रूट जूसेस रखे हुए हैं, पैक्ड जो फ्रूट जूसेस आते हैं वो रखे हुए हैं, फ्रूट जूसेस पे 18% का जीएसटी लगता है। स्वीट्स रखी हुई हैं, इसमें मिठाइयां रखी हुई हैं, स्वीट्स पर जीएसटी 5% का लगता है। कुछ खाने का और आइटम, कुछ फूड और भी है जिस पर 5% का जीएसटी लगता है। ये सभी चीजें क्या हमेशा इकट्ठी होकर के चलती हैं? आंसर इज नो। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये मिक्स्ड सप्लाई हुआ। इस टोटल की वैल्यू कितनी है? अज्यूम कर लेते हैं 1100 रुपए की ट्रे है ये, इनमें से हाईएस्ट जीएसटी रेट कितना है? 28%। तो 1100 पर 28% का जीएसटी लगेगा, ये रूल होता है। कंपोजिट सप्लाई में टैक्सेबिलिटी कैसे बनेगी? कंपोजिट का रूल फिक्स है, क्या? जो मेन आइटम है उस पर जो जीएसटी का रेट है वही टैक्सेबल होगा टोटल आइटम्स पर मिक्स्ड में जितने जीएसटी आइटम्स अलग अलग हैं उन सभी को देखें, उसमें से हाईएस्ट रेट चूज कर लें, वो हाईएस्ट रेट चार्ज होगा इस सप्लाई पर। ये इसका एग्जांपल है मिक्स्ड सप्लाई का, राइट। नाउ क्वेश्चन राइजेस, ये बिजनेस क्या होता है? कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है बिजनेस। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय बिजनेस? बिजनेस क्या होता है? तो अगर कोई पर्सन कोई ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन कर रहा है, ये सभी एग्जाम्पल किसका है? ये सभी बिजनेस माना जाता है। या कोई वोकेशन है, वोकेशन मतलब स्किल बेस्ड एक्टिविटी, वोकेशन का मतलब क्या होता है जी? स्किल बेस्ड एक्टिविटी होती है वोकेशन। तो अमिताभ बच्चन, AR रहमान, तो ये वोकेशन का एग्जाम्पल है। वोकेशन मतलब वोकेशनल कोर्सेज आपने सुना होगा वर्ड, मतलब स्किल बेस्ड एक्टिविटी। कोई पर्सन ये डायरेक्ट बिजनेस नहीं कर रहा है, इससे जुड़ा हुआ काम कर रहा है। मान लीजिए कोई पर्सन बंजी जंपिंग कराता है तो वो उसका बिजनेस है, जीएसटी लगेगा। बंजी जंपिंग वाले को कोई रस्सी प्रोवाइड करा रहा है तो वो भी बिजनेस माना जाएगा, उससे एसोसिएटेड है वो।
बिजनेस में रेगुलरिटी, फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई प्रॉपर्टी डीलर है, उसने कहा जी मैं तो साल में सिर्फ एक दिन ही प्रॉपर्टी बेचता हूं, बाकी दिन खाली बैठा रहता हूं, तो ये बिजनेस नहीं है। सरकार ने कहा फ्रीक्वेंसी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी पर्सन ने कहा जी मैंने तो सिर्फ एक सैनिटाइजर की बोतल बेच दी है, बाकी अभी तक कुछ सेल नहीं किया, पहला है ये, तो क्या पहला सेल नहीं माना जाएगा? क्या सप्लाई नहीं माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। वॉल्यूम हो ना हो, फ्रीक्वेंसी हो ना हो, क्वांटिटी हो, रेगुलरिटी हो, ये सब जरूरी नहीं है हो, फिर भी वो क्या माना जाएगा? सप्लाई माना ही जाएगा। सप्लाई जो होता है वो क्या सिर्फ नॉर्मल गुड्स की होती है? आंसर इज नो, कैपिटल गुड्स की भी सप्लाई होती है। कोई मशीनरी बनाने का ही काम करता है तो वो मशीनरी बनाना, बेचना, वो सभी कुछ सप्लाई का हिस्सा माना जाएगा। कोई क्लब है, एसोसिएशन है, सोसाइटी है जो अपने मेंबर्स को बेनिफिट दे रही है कुछ पैसा चार्ज करके, वो सब सप्लाई का पार्ट है। जैसे दिल्ली में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए के स्पोर्ट्स क्लब हैं, उन स्पोर्ट्स क्लब में एंट्री के लिए आपको मेंबरशिप कभी कभी लेनी पड़ती है, तो वो मेंबरशिप, ये सब क्या है? ये सब सप्लाई का पार्ट है, ये बिजनेस माना जाता है। आपने किसी पर्सन को अपने यहाँ एंटर होने दिया पैसे लेकर के, दिस इज अगेन अ बिजनेस। मान लीजिए आपका कुछ घर है, उसमें आपने पीजी खोला हुआ है, तो वो सब क्या माना जाएगा? वो सब बिजनेस की एक्टिविटी के अंदर काउंट होता है। कोई बुकर है, टोटलाइजेटर के थ्रू, जैसे जो हॉर्स रेसेस होती हैं, हॉर्स रेसेस, आपको हॉर्स रेसेस दिखाई देती हैं स्क्रीन पर, ये घोड़ा इतना आगे है, ये घोड़ा पीछे, वो जो स्क्रीन है उसको टोटलाइजेटर बोलते हैं। तो उस पर जो स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है, वो कोई ना कोई बेटिंग करवाता है पर्सन, कोई ना कोई आपसे बेटिंग करवाता है, हॉर्स रेसेस पर पैसे लगवाता है, वो जो पर्सन काम कर रहा है वो सब बिजनेस है। कोई भी काम जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी करती है, जिसमें वो एंगेज हैं एज पब्लिक अथॉरिटीज, वो सभी काम बिजनेस की डेफिनेशन में आते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो पोस्ट ऑफिस पब्लिक अथॉरिटी है, जनरल पब्लिक से डील करते हैं, वो सब बिजनेस की डेफिनेशन में काउंट होगा। नेक्स्ट इज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम डिस्कस करें, अभी हमने डिस्कस किया है बिजनेस क्या होता है। नेक्स्ट है इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आपको जो काम करना है, जो जीएसटी की हम बात करेंगे, मेरे पास एक अपना खुद का मोबाइल फोन है, मैंने वो बेच दिया है, क्या उस पर जीएसटी मुझे चार्ज करना है क्या? आंसर इज नो। जीएसटी तब एप्लीकेबल होता है जब इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। तो बिजनेस से जुड़ा हुआ होना जरूरी है, बहुत जरूरी। मेरे पास एक अपनी पर्सनल गाड़ी है जो मैंने बेच दी एक डीलर को, ट्रू वैल्यू वाले को, उसको मैंने गाड़ी बेच दी है 2 लाख रुपए में, क्या मुझे जीएसटी कलेक्ट करना है? क्या वो सप्लाई माना जाएगा? आंसर इज नो, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब जो भी हम पेमेंट करते हैं वो कंसीडरेशन है। कंसीडरेशन जो है वो जरूरी है क्या पैसे में ही हो? आंसर इज नो। कंसीडरेशन मनी में भी हो सकती है, मतलब मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। एक डॉक्टर ने कहा किसी एसी वाले को आपका ऑपरेशन ठीक हो जाएगा, कोई पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे, और वो पर्सन एसी रिपेयर कर दे उसके बदले। तो ये जो कंसीडरेशन है ये नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन है, ये कंसीडरेशन नॉन मॉनेटरी है। तो कभी कभी पैसा इन्वॉल्व होता है, कभी कभी पैसा इन्वॉल्व नहीं भी होता है। कंसीडरेशन कौन पे करेगा? नॉर्मली रेसिपिएंट, जो गुड्स या सर्विसेज ले रहा है वो पे करेगा, पर ऐसा सेंट परसेंट जरूरी नहीं होता। जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपकी फीस, आप सर्विसेज कौन ले रहा है? स्टूडेंट ले रहा है जो स्कूल में पढ़ता है, पर उस सर्विस के पैसे कौन दे रहा है? आपके पेरेंट्स दे रहे थे। तो इसका मतलब सर्विस
या गुड्स खरीदने वाला, सर्विस लेने वाला, वही हमेशा पैसे दे ऐसा जरूरी नहीं है, कोई थर्ड पार्टी भी पेमेंट कर सकती। सर्विस हुई कितने की, ये बिल्कुल अलग चैप्टर है, वैल्यूएशन वहां पढ़ेंगे। गवर्नमेंट सब्सिडी कभी भी हिस्सा नहीं होती। गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दी है, वो सब्सिडी कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दे दे तो कंसीडरेशन का पार्ट नहीं होती है सब्सिडी। इसका मतलब गैस सिलेंडर 900 रुपए का आता है, 200 रुपए की सरकार सब्सिडी दे रही है, तो सिलेंडर 700 में पड़ता है, तो जीएसटी 700 पर लगेगा या 900 पर? जी 700 पर। जो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है वो आपका कंसीडरेशन का हिस्सा नहीं है। किसी डॉक्टर ने डोनेशन दी थी किसी मंदिर में, 1 लाख रुपया दान कर दिया है, क्या ये भी सप्लाई है? क्या ये कंसीडरेशन है? आंसर इज नो। पर अगर डॉक्टर ने कंडीशन लगा दी कि मैं 1 लाख रुपया दूंगा और मंदिर के बाहर मेरे नाम का एक बोर्ड लगा दिया जाए, तो एक तरह से वो तो एडवर्टीजमेंट हो गई, अब वो बिल्कुल कंसीडरेशन का हिस्सा है, कंसीडरेशन माना जाएगा। राइट। अब सप्लाई एक्चुअल में कर कैसे सकते हैं? सप्लाई करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? अलग अलग तरीके हो सकते हैं सप्लाई करने के। हो सकता है हमने सामान बेच दिया हो, एक्चुअल में सेल किया हो, सेल नहीं किया ट्रांसफर कर दिया हो, बार्टर सिस्टम हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, लाइसेंस हो सकता है, लीज पर हमने दे दिया, उससे किराया ले लिया, रेंटल पर दे दिया, या हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया हो। तो सप्लाई अलग अलग तरीके की हो सकती है। इट मे बी सेल, एक्सचेंज, बार्टर, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, ट्रांसफर, अलग अलग तरीके कुछ भी हो सकता है। ये सभी एक तरीके से सप्लाई मानी जाएंगी। तो ये बेसिक थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया है आज सप्लाई का, कि सप्लाई क्या होती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस कांसेप्ट। यस, नाउ लेट अस मूव अहेड। ये सप्लाई का थोड़ा सा बेसिक हमने पढ़ लिया है, बेसिक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। अब हमें कोई टैक्सेस की बात करेंगे, पेमेंट ऑफ टैक्सेस की। नेक्स्ट बात हम करेंगे किसकी? पेमेंट ऑफ टैक्सेस की। देखिएगा, पेमेंट ऑफ टैक्सेस की हम बात करेंगे। हमने सरकार को कभी कभी पैसा देना हो सकता है। जो पैसा देना हो सकता है वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है सेंट्रल जीएसटी हमें देना हो, यूनियन टेरिटरी जीएसटी देना हो, स्टेट जीएसटी देना हो, इंटीग्रेटेड जीएसटी देना हो, कोई और टैक्स पे करना हो, कोई पेनल्टी पे करनी हो, या फाइन पे करना हो। ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब क्वेश्चन है इनका पेमेंट कैसे होगा? क्वेश्चन राइज होता है इनका पेमेंट होगा कैसे? सेंट्रल जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, टैक्स, पेनल्टी, फाइन, इन सबका पेमेंट कैसे होगा? उसके दो तरीके। जैसे ही आप जीएसटी नंबर अप्लाई करते हैं और आपको जीएसटी आईएन नंबर मिल जाता है, जीएसटी आईएन नंबर मिलते ही आपके पोर्टल पर, आप जीएसटी वेबसाइट पर जाइए, लॉगिन करिए अपने क्रेडेंशियल्स के साथ। खुलते ही आपको 3 अकाउंट दिखाई देंगे। इन 3 अकाउंट का नाम होता है, ये है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर। 3 लेजर दिखाई देते हैं। आईटीसी लेजर, नेक्स्ट इज कैश लेजर, and the last is liability ledger, liability ledger। ये 3 लेजर दिखाई देते हैं। जितना भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, नॉर्मली 90% केसेस में वो एडजस्ट होता है, रिफंड नहीं होता। एडजस्ट कहां से? आउटपुट
टैक्स से वो एडजस्ट कर दिया जाता है। तो एडजस्टमेंट होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट की। तो जितना भी सरकार आपको पैसा वापस देती है टैक्स की फॉर्म में, वो कैश में या आपके बैंक अकाउंट में नहीं डाल दिया जाता। जीएसटी डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उस पर आपका अकाउंट डला हुआ है। उस अकाउंट में सिर्फ आपको दिखाई देगा कि आपके लेजर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वो होगा सरकारी अकाउंट में ही, पर आपको पोर्टल पर दिखाई देगा कि इतना पैसा आपके पास है जिसका सरकार ने आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया है। अब मान लीजिए किसी का इनपुट टैक्स क्रेडिट है ही नहीं, तो वो बैंक में जाए और पैसा जमा करा दे। कहां पर? सरकारी अकाउंट में। सरकारी अकाउंट में जमा करा करके अपने पोर्टल पर एंट्री कर दे कि मैंने इतना पैसा बैंक में खाते में सरकारी अकाउंट में जमा करा दिया। वो आपके कैश लेजर में दिखाई देने लगेगा। तो मेरे को 10,000 रुपए का टैक्स पे करना है, तो मैं पहले बैंक जाऊंगा और 10,000 रुपया कैश में जमा करा दूंगा। ये जो जमा कराऊंगा ये मुझे मेरे कैश लेजर में दिखाई देगा। गवर्नमेंट ने जितना भी पैसा मुझसे लेना है, गवर्नमेंट कहती है आपको ये पैसा देना है, वो सब गवर्नमेंट कैसे बताएगी आपको? वो लायबिलिटी लेजर में आपको दिखाई देने लगेगा। तो गवर्नमेंट ने किसी के ऊपर पेनल्टी लगा दी 2,000 की, ये कहां दिखाई देगा उसको? उसके लायबिलिटी लेजर में। गवर्नमेंट ने कोई फाइन इंपोज कर दिया उसके ऊपर 1,000 रुपए का, ये कहां दिखाई देगा? लायबिलिटी लेजर में। गवर्नमेंट ने कोई 25,000 रुपए का सेंट्रल जीएसटी लेना है पर्सन से, कहां दिखाई देगा? लायबिलिटी लेजर में दिखाई देगा उसको। तो लायबिलिटी लेजर अगर नील दिखा देता है तो इसका मतलब आपने गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं देना। अगर वो 2,000, 1,000, 25,000 दिखा रहा है तो इसका मतलब आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ ना कुछ पेमेंट जरूर करनी ही है। तो ये 3 लेजर, एक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर, एक कैश लेजर और दूसरा लायबिलिटी लेजर होता है। दोबारा से एक बार इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर, आईटीसी लेजर। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर का दूसरा नाम भी होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, भी इसको बोल सकते हैं हम। इसको दूसरी तरह से क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर भी इसको बोला जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर भी इसको बोला जा सकता है। जब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर की बात करते हैं तो मान लीजिए मैंने कोई रॉ मटेरियल खरीदा 100 रुपए का, जिस पर 10 रुपए का मैंने टैक्स पे किया है, इनपुट टैक्स है ये मेरा, और मैंने इसी सामान को 150 में बेच दिया, कस्टमर से 15 रुपए कलेक्ट कर लिए, ये आउटपुट टैक्स है। तो सरकार मुझे 10 रुपए ये वापस दे देगी और ये मुझे दिखाई देने लगेगा मेरे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, आईटीसी लेजर में। ये मुझे दिखाई देगा कि गवर्नमेंट ने मुझे 10 रुपया दे दिया। अब गवर्नमेंट को पता लग गया कि अंकुश ने इतने का सामान बेच दिया है, तो मेरे लायबिलिटी लेजर में दिखाई देने लगेगा कि 15 रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझसे कलेक्ट करना है। तो गवर्नमेंट ने मुझसे 15 रुपया लेना है, आईटीसी लेजर में 10 रुपया पड़ा हुआ है। कैश लेजर में अब मैं बैंक जाऊंगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जीएसटी डिपार्टमेंट का जो सरकारी अकाउंट है उसमें 5 रुपए जमा करा दूंगा और वो मेरे कैश लेजर में दिखाई देने लगेगा। लायबिलिटी 15 रुपए की है, मैं 10 रुपए की एडजस्टमेंट कर दूंगा इनपुट टैक्स क्रेडिट से, 5 रुपए और देने हैं, उसकी एडजस्टमेंट करूंगा कैश से। तो इसका मतलब जो लायबिलिटी लेजर है ये मीट किया जा सकता है। ये लायबिलिटी लेजर कहां से मीट किया जा सकता है? 2 तरीकों से। या तो आप इसको आईटीसी लेजर से एडजस्ट कर सकते हैं या कैश लेजर से एडजस्ट करते हैं, दोनों ऑप्शन हमारे पास है। इसका मतलब आईटीसी लेजर का अगर कोई बैलेंस है तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, कैश लेजर का कोई बैलेंस है तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा।
लायबिलिटी लेजर हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं आईटीसी लेजर से लायबिलिटी लेजर को पेमेंट करूंगा तो ये डेबिट हो जाएगा, लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगा, एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगी। कैश लेजर से पेमेंट करूंगा तो कैश डेबिट हो जाएगा, लायबिलिटी लेजर क्रेडिट हो जाएगा और एंट्री खत्म हो जाएगी। ये दो तरीके हैं। पहला तरीका आईटीसी लेजर, दूसरा तरीका कैश लेजर। इन दोनों तरीकों से ये काम किया जा सकता है। What are the various key features? What are the various key features? क्या क्या है किस चीज के? की फीचर्स ऑफ पेमेंट प्रोसेस। कोई मैनुअली आपको चालान नहीं भरना है, आपको मैनुअली कोई चालान नहीं भरना। जीएसटी में चालान जो है जीएसटी वेबसाइट पर जाइए, अपने क्रेडेंशियल्स डालिए, अपनी लॉगिन डिटेल्स डालिए और वहां पर चालान जनरेट हो जाता है। उसको चालान को प्रिंट कर लीजिए, वो 15 दिन के लिए वैलिड होता है। अब बैंक में जाइए और पैसा जमा करा दीजिए। ऑनलाइन पेमेंट रियल टाइम एडजस्टमेंट होती है, ऑनलाइन पेमेंट है। तो नॉर्मली आप ज्यादा पैसा कैश में बैंक में जमा नहीं करा सकते। आपको डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस, इनसे पेमेंट करनी होती है टैक्सेस की। कैश एक्सेप्टेबल नहीं है। एक दिन में 10,000 से ज्यादा कैश नहीं जमा करा पाएंगे। टैक्स कलेक्शन बड़ा फास्ट हो जाता है जब ऑनलाइन सब करते हैं। पेपरलेस
जी बच्चे, जस्ट अ सेकेंड। Right. So let us go ahead now. Just a minute. I am sharing the screen. Yes. Are you able to see my screen? Bache, are you able to see my screen now? Am I audible? Yes. Am I audible? Right, right. Yes, ये देखिए, जब हम कैश लेजर में पैसा जमा कराते हैं तो हमें पहला क्वेश्चन, हमें पैसा देना कौन सा है? सरकार को। हो सकता है हमें पैसा आईजीएसटी देना हो, सीजीएसटी देना हो, एसजीएसटी देना हो, यूटी जीएसटी या जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस पे करना हो। अब आईजीएसटी का क्या पैसा देना? आईजीएसटी का हो सकता है टैक्स पे करना हो, कोई इंटरेस्ट, कोई पेनल्टी, फाइन, फीस या कुछ और पेमेंट करनी हो। इनमें से किसी भी चीज की हो सकता है हमें पेमेंट करनी हो। और अगर ऐसा केस है कि हमें इनमें से कुछ भी पेमेंट करना है, तो जब आप बैंक जाते हैं कैश लेजर में पैसा जमा कराने, तो पहला क्वेश्चन होता है आप कौन सा पैसा जमा करा रहे हैं। इसको बोलते हैं मेजर हेड, इसको बोलते हैं मेजर हेड। कौन सा पैसा जमा कराना चाहते हैं? आईजीएसटी का, सीजीएसटी का, एसजीएसटी का, यूटीजीएसटी का या जीएसटी कंपनसेशन सेस? मैंने चूज किया आईजीएसटी। अब सरकार मुझसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रही है। दूसरा क्वेश्चन सरकार पूछती है कि आईजीएसटी में कौन सा पैसा, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन, फीस या कुछ और माइनर हेड? तो जब भी आप पैसा जमा कराएंगे आपको हमेशा बताना पड़ेगा मेजर हेड भी और माइनर हेड भी। मान लीजिए मैंने आईजीएसटी चूज कर लिया और अब 2 महीना बाद मेरे कैश लेजर के आईजीएसटी में पैसा पड़ा हुआ है, मैं एसजीएसटी पे करना चाहता हूं तो एडजस्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या कहानी हुई? दोबारा बताता हूं, आपको पूरी कहानी एक्सप्लेन करता हूं। देखिएगा, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स की एक मोबाइल फोन की शॉप है। वो मोबाइल खरीदते हैं और बेच देते हैं। इनके पास फोन जो है वो सैमसंग कंपनी का है, फोन बेचते हैं ये M31, ये फोन बेचते हैं, ये मॉडल नंबर वाला। ये फोन इनको 10,000 रुपए का पड़ता है। इस 10,000 रुपए पर 12% का जीएसटी लगता है। 10,000 का 12% हुआ 1,200 रुपया। तो इन्होंने होलसेलर को जो पेमेंट की होगी वो 11,200 रुपए की होगी। जब ये फोन बेचते हैं तो 15,000 रुपए का फोन बेचते हैं ये, और इस पर 12% का जीएसटी लगता है। तो 1800 ये कस्टमर से इन्होंने चार्ज किया होगा। तो टोटल कस्टमर से लिए 16,800 रुपए और होलसेलर को दिए 11,200 रुपए। अब इसमें कहानी कहां आ गई, ये क्वेश्चन है। ये जो 1,200 रुपया है इसका इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, राइट। और ये कहां दिखाई देगा इनको? आईटीसी, इनके आईटीसी लेजर में, आईटीसी लेजर में क्रेडिट साइड पर दिखाई देगा 1,200 रुपया। इन्होंने सामान बेच दिया कस्टमर को 15,000 रुपए का, कस्टमर से 1,800 रुपए टैक्स से लिए हैं, और जैसे ही 1,800 रुपया कस्टमर से इन्होंने टैक्स लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके लायबिलिटी लेजर में डाल देगी
कि जी हमने आपसे 1800 रुपया टैक्स लेना है आईजीएसटी का। मान लो इन्होंने ये माल दिल्ली से हरियाणा बेचा तो आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी 1800 रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनसे लेना है। तो क्वेश्चन ये 1800 की पेमेंट होगी कैसे? पहला, ये 1200 रुपया एडजस्ट कर दो इस 1800 से, 600 रुपया अभी भी बचेगा, ये कैश में पे करना पड़ेगा। तो कैश में कैसे पे होगा? बैंक जाइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जीएसटी डिपार्टमेंट का एक अकाउंट नंबर है, उसमें पैसा जमा करा दो। कितना? 600 रुपया। जब जमा कराओगे तो सरकार आपसे पूछेगी 600 किस चीज का, कौन से हेड में जमा करा रहे हो, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। तो भाई पेमेंट कौन सी करनी है? आईजीएसटी। तो ये कहेंगे आईजीएसटी में जमा कराना है। फिर सरकार पूछती है आईजीएसटी के तो कई पर्पज हैं, टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट, फाइन, कोई नोटिस, कुछ भी। किस पर्पज के लिए? टैक्स के लिए। तो 600 रुपए टैक्स के लिए कैश में जमा करा दो। करा दिया। अब पैसा जमा करा करके पर्सन घर आएगा और घर में कंप्यूटर खोलेगा और देखेगा, कैश लेजर में दिखाई देगा कितना? 600, आईटीसी लेजर में दिखाई देगा 1200 और लायबिलिटी लेजर में सरकार 1800 रुपया मांग रही है। अब ये जर्नल एंट्री पास की जाएगी ऑनलाइन और ये 1800 रुपया सरकार को इस तरीके से मिल जाएगा। ये तरीका होता है पेमेंट करने का। अब इसी केस में थोड़ा सा एग्जांपल चेंज कर देते हैं। पर्सन बैंक गया और 600 रुपया कैश में जमा कराना था, 600 नहीं कराया, 1000 रुपया करा दिया, 1000 रुपीज करा दिया बैंक में जमा। तो 600 रुपए की एडजस्टमेंट हो गई, 400 रुपया अभी भी बैलेंस रह जाएगा। किसमें? कैश लेजर में। कौन से हेड में? आईजीएसटी में रह गया। मान लो इन्होंने आईजीएसटी में ही जमा कराया। 2 महीने बाद इनको सरकार को पैसा देना है सेंट्रल जीएसटी का। ये इससे बच्चे एडजस्ट नहीं हो सकता, ये इससे एडजस्ट नहीं हो सकता है। कानून है ये, रूल है ये, कि आईजीएसटी में जमा कराया तो पहले या तो उसको ट्रांसफर करो सीजीएसटी में, फिर वहां से पेमेंट हो जाएगी। ये है आपका कैश लेजर। नेक्स्ट है क्रेडिट लेजर। क्रेडिट लेजर से हमेशा याद रखिएगा, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन की पेमेंट नहीं हो सकती। क्रेडिट लेजर से जो पेमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स एडजस्ट होता है, कोई और पेमेंट आप क्रेडिट लेजर से नहीं दे सकते हैं, ये भी रूल है। नेक्स्ट है लायबिलिटी लेजर। लायबिलिटी लेजर जो होता है, लायबिलिटी लेजर जो होता है, सरकार ने आपसे जितना पैसा लेना है वो लायबिलिटी लेजर उसको बोलते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन ने 2018 का भी टैक्स देना है, 2019 का भी, 2020 का भी, 2021 का भी, 4 टैक्स देने हैं उसमें। कौन से ईयर के? 2017 का, 18 का, 19 का, 2020 का। तो जो टैक्सेस की पेमेंट की जाएगी वो पहले 2017 का फाइनल होगा, फिर 18 का, फिर 19 का, फिर 20 का। ऐसा नहीं हो सकता कोई पर्सन कहे जी पहले 2020 का पैसा ले लें, 17, 18, 19 का छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। पहले पेमेंट 17 के सारे इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन, टैक्सेस की होगी, फिर 18 की, फिर 19 की, एंड फाइनली 2020 की पेमेंट होगी। तो यूटिलाइजेशन का तरीका क्या है? क्या तरीका है? सबसे पहले लायबिलिटी लेजर आपने मीट करना है। लायबिलिटी लेजर कहां से दिया जा सकता है? या तो कैश लेजर से, या इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर से, या इन दोनों से। जहां से हमारा मन करे वहां से हम लायबिलिटी लेजर को मीट कर सकते हैं। पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर की एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है? वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर से, या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जिसको कहते हैं, उससे सिर्फ और सिर्फ आप टैक्सेस पे कर सकते हैं। कोई इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन लगाए तो वो पैसा कैश लेजर से ही पे होगा। अब यूटिलाइजेशन करें कैसे, ये क्वेश्चन। हमारे पास मान लीजिए इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है, आईटीसी है हमारे पास, अलग अलग हेड का आईटीसी है। हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है किसका?
आईजीएसटी का, सीजीएसटी का, एसजीएसटी का एंड यूटीजीएसटी का, इन सब का इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है। रूल है, कानून है, सबसे पहले आप कोशिश करेंगे आईजीएसटी को खत्म करेंगे। रूल है क्या कि सबसे पहले कोशिश करेंगे कि आईजीएसटी का आईटीसी यूज किया जाएगा। आईजीएसटी पूरा एब्जॉर्ब हो गया तो सीजीएसटी करेंगे। सीजीएसटी का यूज कहां किया जा सकता है? सीजीएसटी के टैक्स में पे करने के लिए, या आईजीएसटी के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। सिमिलरली एसजीएसटी का यूज कहां होगा? एसजीएसटी के लिए, या फिर इसका भी यूज किया जा सकता है आईजीएसटी की पेमेंट के लिए। सिमिलरली यूटीजीएसटी का, ये सीक्वेंस बना हुआ है, यही सीक्वेंस हमें फॉलो करना पड़ता है। इस सीक्वेंस के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसी के साथ ही ये पेमेंट ऑफ टैक्सेस वाला जो चैप्टर है, इसमें यही छोटे छोटे पार्ट्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं। इसमें थोड़ा सा पार्ट और है, रूल 88A। रूल है 88A। नॉर्मली जो हमें टैक्सेस पे करने होते हैं उन सबकी अलग अलग डेट्स होती हैं, अलग अलग डेट्स होती हैं टैक्सेस पेमेंट की। वो अलग अलग डेट्स क्या हो सकती हैं? एक रजिस्टर्ड पर्सन है, हर महीने उसको 3 रिटर्न फाइल करनी है। पहला उसको बताना है कितनी उसकी इनवर्ड सप्लाई है, दूसरा आउटवर्ड सप्लाई कितनी है, और तीसरा इनके बीच का टैक्सेस उसको पे करना है। हर महीने 3, एनुअली 36 प्लस एक एनुअल रिटर्न, तो 37 रिटर्न्स उसको एक साल में फाइल करनी है एज पर जीएसटी लॉ। कानून कहता है नॉर्मली ये पेमेंट करनी कब है? एक नॉर्मल पर्सन को हर महीने की 20 तारीख को पेमेंट करनी है टैक्सेस की। तो अभी चल रहा है मार्च, तो मार्च के महीने का जितना टैक्स बनता होगा वो 20 अप्रैल तक पे करना है पर्सन को। पर अगर कोई कॉम्पोजिशन लेवी में है, कॉम्पोजिशन स्कीम में है, ये क्या होती है, ये वी विल बी डिस्कसिंग दिस। कॉम्पोजिशन स्कीम में है कोई, तो उसको 18 तारीख तक हर महीने की पेमेंट करना है, क्वार्टर। कॉम्पोजिशन स्कीम वाला क्वार्टर में आता है, उसको रिटर्न क्वार्टरली फाइल करनी पड़ती है। तो क्वार्टर खत्म होने पर 18 तारीख को उसको टैक्स पे करना है। जिसने टीडीएस काटा है, जब काटा उसके अगले 10 तारीख तक उसको वो पेमेंट करनी है। जो एनआरटीपी है, जब उसका लाइसेंस खत्म हो रहा है उसके 7 दिन के अंदर अंदर या महीने के 20 तारीख को उसको टैक्सेस पे करना ही है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को जब उसने टैक्स कलेक्ट किया हो टीसीएस अंडर सेक्शन 52, उसके बाद अगले महीने 10 तारीख तक उसको ये काम करना है। किसी ने टैक्सेस की पेमेंट नहीं की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कोई रीजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो जितना आप डिले करेंगे पर डे के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। इंटरेस्ट कितना होगा? 18% पर एनम के हिसाब से। 18% पर एनम के हिसाब से डेज की कैलकुलेशन में